प्यारे बच्चों, सेल साइकिल और सेल डिवीजन ये चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग माइटोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे एक सवाल आ जाता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि काफी चीजें इसमें समझने वाली हैं। स्टार्ट करते हैं माइटोसिस। माइटोसिस को हम लोग एम फेज भी कहते हैं। देखो, सेल साइकिल पिछले लेक्चर में तुमने पढ़ा था। सेल साइकिल में क्या क्या था? सेल साइकिल तुमने पढ़ी थी। इस सेल साइकिल में G1 फेज थी, S फेज थी, G1 थी, S फेज थी, G2 फेज थी और M फेज। मोस्ट ऑफ द केसेस में G1 सबसे बड़ी होती है, फिर S फेज, फिर G2 और सबसे छोटी होती है M फेज। सबसे छोटी होती है M फेज। M फेज। इसी M फेज में प्रोफेज होता है। इसी M फेज के अंदर प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। तो ये सारी चीजें तुम्हारी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस, इतने से समय में पूरी होती है एम फेज में। एम फेज सेल साइकिल का कितना समय लेती है तुम्हें मालूम ही है। ये एम फेज है। इसी एम फेज में ये सारी घटनाएं हो जाती हैं। साइटोकाइनेसिस भी हो गई। एम फेज सेल साइकिल का केवल 5% समय लेती है। बाकी G1, S फेज और G2 फेज, यहां तक इसको हमने इंटरफेज कहते हैं हम लोग। ये जो इंटरफेज है ये सेल साइकिल का 95% समय लेती है। और एम फेज, जिसको कि हम माइटोसिस भी कहते हैं, ये सेल साइकिल का केवल 5% समय लेती है। और इसी में ही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोकाइनेसिस भी होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे एम फेज यानी माइटोसिस पढ़ेंगे। माइटोसिस इन्वॉल्व्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स। ये पहली लाइन एनसीईआरटी ने लिखी है। माइटोसिस में क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट। जो सेल के अंदर के कंपोनेंट्स हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, जितने भी सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ये शुरुआत में गायब हो जाते हैं और दोबारा से फिर से वापस आ जाते हैं जब सेल डिवीजन होता है। माइटोसिस के अंतिम समय में ये फिर से वापस आ जाते हैं। तो ये ऑर्गेनल्स पहले गायब हो जाते हैं, ये सारी चीजें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह, ईआर, गोल्गी बॉडी, बाद में ये फिर से वापस आ जाते हैं। इसको बोलते हैं सेल्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन। तो माइटोसिस होता क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट। सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी, बहुत सारे और भी चीजें हो गई, इनका रीऑर्गेनाइजेशन होता है। पहले ये गायब हो जाते हैं, दोबारा फिर से वापस आ जाते हैं। तो माइटोसिस, जिसे कि हम एम फेज कहते हैं, सेल साइकिल का 5% समय लेती है। इसमें कैरियोकाइनेसिस होती है। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस होती है। एक सेल से बन जाती हैं 2 डॉटर सेल। मान लो एक सेल है ये, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद 2 डॉटर सेल्स बन जाती है।
माइटोसिस एक्चुअल में है क्या? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट। सेल के अंदर की चीजें हैं वो पहले गायब हो जाती हैं, फिर वापस आती हैं, पुनः व्यवस्थित होती हैं। क्या होती हैं? पुनः व्यवस्थित होती हैं। रीऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्यूलर कंपोनेंट्स का। ठीक, इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। ये बहुत बड़ा नाटकीय समय है। ड्रामेटिक कहते हैं नाटकीय। प्रोफेज में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम आ गए। मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर पे आ जाते हैं सेल के। एनाफेज पे अपोजिट पोल पे भाग जाते हैं। टीलोफेज में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। साइटोकाइनेसिस में 2 सेल्स बन जाती हैं। तो बड़ा सारा कुछ काम हो रहा है। बहुत ही ड्रामेटिक फेज है। तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो लगता है सब नाटकीय घटनाओं जैसा है। तो एम फेज, जिसे कि हम माइटोसिस कहते हैं, इसमें रीऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्यूलर कंपोनेंट्स का। कुछ चीजें शुरू में गायब हो जाती हैं, बाद में वापस आ जाती हैं। ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है। बहुत ही नाटकीय समय होता है। प्रोफेज में कुछ होता है, मेटाफेज में कुछ होता है, एनाफेज में कुछ होता है, टीलोफेज में और साइटोकाइनेसिस में, सब में कुछ कुछ अलग अलग चीजें होती हैं। माइटोसिस इन प्लांट्स वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर। पौधों में माइटोसिस की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने 1875 में। माइटोसिस इन एनिमल्स वाज डिस्कवर्ड बाय, एनिमल्स के अंदर माइटोसिस की खोज की थी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, यानी फ्लेमिंग ने 1879 में। टर्म माइटोसिस दिया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। टर्म माइटोसिस किसने दिया? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने दिया। तो ये 3-4 बातें ध्यान रखना। माइटोसिस सेल्यूलर कंपोनेंट्स का रीऑर्गेनाइजेशन है। माइटोसिस यानी एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। प्लांट्स में माइटोसिस की डिस्कवरी स्ट्रासबर्गर ने की, एनिमल्स में इसकी डिस्कवरी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की। टर्म माइटोसिस किसने दिया? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने दिया। ठीक, चलो आगे देखते हैं। माइटोसिस इन एनिमल्स इज यूजुअली फाउंड इन डिप्लॉयड और सोमैटिक सेल। एनिमल सेल में माइटोसिस हमें कहां देखने को मिलती है? एनिमल सेल में माइटोसिस हमको डिप्लॉयड यानी 2n और सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं। जो शरीर के अंदर, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं वो सब सोमैटिक सेल हैं। 2 तरह की सेल्स होती है, सोमैटिक और जर्म सेल। नॉर्मल सेल्स जो होती है वो सोमैटिक सेल्स हैं जो कि डिप्लॉयड है। एनिमल सेल्स में जो माइटोसिस है यूजुअली डिप्लॉयड यानी सोमैटिक सेल्स में होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट सम सोशल इंसेक्ट, कुछ सोशल इंसेक्ट्स को छोड़ करके, जैसे कि मेल हनीबी या ड्रोन्स। मेल हनीबी जो होते हैं वो हैप्लॉइड्स होते हैं। मेल हनीबी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और ये जो गैमीट्स बनाते हैं वो माइटोसिस से बनाते हैं। ये हैप्लॉइड गैमीट्स बनाते हैं, ये माइटोसिस से बनाते हैं। तो ध्यान देना, एनिमल सेल में जो माइटोसिस है वो यूजुअली डिप्लॉयड सेल में देखने को मिलती है। डिप्लॉयड को हम सोमैटिक सेल्स भी कहते हैं। जो शरीर की कोशिकाएं हैं सोमैटिक सेल्स हैं। लेकिन कुछ सोशल इंसेक्ट हैं, सामाजिक कीड़े हैं, जैसे कि हनीबी। इसमें मेल हनीबी जो होती है, जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं, वो हैप्लॉइड होती है और ये हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस करती है माइटोसिस के जरिए। तो मेल हनीबी में हमको माइटोसिस दिखाई पड़ती है और मेल हनीबी हैप्लॉइड है, वहां पर हैप्लॉइड सेल में देखने को मिलती है। तो एनिमल सेल में माइटोसिस यूजुअली डिप्लॉयड सेल में होती है, एक्सेप्ट सम सोशल इंसेक्ट्स लाइक मेल हनीबी। केवल सोशल इंसेक्ट्स को छोड़ करके, जैसे मेल हनीबी जिनको हम ड्रोन्स भी कहते हैं। माइटोसिस इन प्लांट्स इज यूजुअली फाउंड इन डिप्लॉयड सेल्स। माइटोसिस पौधों में भी डिप्लॉयड सेल्स में देखने को मिलती है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन हैप्लॉयड सेल्स ऑफ सम लोअर प्लांट्स। तो माइटोसिस प्लांट्स में डिप्लॉयड सेल्स के साथ साथ हैप्लॉयड सेल्स में भी देखने को मिलती है। इसमें डिप्लॉयड सेल्स के साथ साथ हैप्लॉयड सेल्स में भी देखने को मिलती है। लोअर प्लांट्स होते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा। ये पौधे हैप्लॉयड होते हैं। ये पौधे कैसे हैं? ये पौधे हैप्लॉयड होते हैं। ये भी हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है।
तो लोअर प्लांट्स हैं एल्गी और ब्रायोफाइटा, ये हैप्लॉइड पौधे हैं। इनके अंदर जो माइटोसिस होती है वो हैप्लॉइड सेल में होती है और छोटे से बड़े पौधे हो जाते हैं, ग्रोथ हो जाती है। फिर से दो बातें ध्यान रखना, एनिमल सेल्स में माइटोसिस यूजुअली डिप्लॉइड सेल्स में होती है, केवल कुछ सोशल इंसेक्ट्स को छोड़ करके, जैसे मेल हनी बी। प्लांट सेल में माइटोसिस डिप्लॉइड के साथ साथ हैप्लॉइड सेल्स में भी देखने को मिलती है। हैप्लॉइड सेल्स में कहां देखने को मिलती है? लोअर प्लांट्स में, जैसे एल्गी और ब्रायोफाइटा। एल्गी और ब्रायोफाइटा के पौधे हैप्लॉइड होते हैं, इनमें माइटोसिस हैप्लॉइड सेल्स में होती है और पौधों की ग्रोथ होती है। फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये डिप्लॉइड पौधे हैं, ये अलग से याद रखना। तो इतनी बातें सीख ली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो प्लांट्स में माइटोसिस, इन प्लांट्स माइटोसिस इज फाउंड इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ रूट टिप एंड शूट टिप आर आइडियल टू स्टडी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की डिफरेंट स्टेजेस हमको देखनी है। हमको प्रोफेज देखना है, मेटाफेज देखना है, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। ये सारी स्टेजेस को देखने के लिए हम कहां से कोशिकाएं लेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल में खूब अच्छे से चलती है माइटोसिस। मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहां पाई जाती हैं? शूट के टिप पर और रूट के टिप पर। शूट की टिप और रूट की टिप से मेरिस्टेमेटिक सेल्स निकाल ली जाती हैं, उनमें माइटोसिस अच्छे से दिखाई पड़ती है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ रूट टिप एंड शूट टिप आर आइडियल। रूट टिप और शूट टिप की जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, ये आदर्श हैं, ये आइडियल होती हैं टू स्टडी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस की विभिन्न अवस्थाओं को पढ़ने के लिए। एनिमल सेल में अगर माइटोसिस देखनी है बेटा, तो बोन मैरो से सेल्स निकालते हैं। बोन मैरो की सेल्स में माइटोसिस वहां बहुत अच्छे से दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो पूरा याद करो एक बार। माइटोसिस है क्या? रीऑर्गेनाइजेशन है सेल्यूलर कंपोनेंट्स का। सेल के अंदर की कुछ चीजें शुरू में गायब हो जाती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडी, ईआर, बाद में टीलोफेज आते आते वापस आ जाती हैं। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन है सेल्यूलर कंपोनेंट्स का। काफी ड्रामेटिक फेज होती है माइटोटिक फेज, एम फेज या माइटोसिस कह लो। प्रोफेज में कुछ होता है, मेटाफेज में कुछ, एनाफेज में कुछ, टीलोफेज में कुछ, साइटोकाइनेसिस में कुछ। तो हाईली ड्रामेटिक फेज है, बहुत नाटकीय अवस्था होती है ये। माइटोसिस प्लांट्स में खोजी थी स्ट्रासबर्गर ने, एनिमल्स में खोजी थी डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, टर्म माइटोसिस दिया था डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। एनिमल सेल में माइटोसिस डिप्लॉइड या सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलती है, केवल कुछ सोशल इंसेक्ट्स को छोड़ करके, जैसे मेल हनी बी। प्लांट सेल में माइटोसिस डिप्लॉइड सेल के साथ साथ हैप्लॉइड सेल्स में भी देखने को मिलती है। हैप्लॉइड सेल्स में कहां देखने को मिलती है? लोअर प्लांट्स में, एल्गी और ब्रायोफाइटा में। सबसे अच्छी सेल्स कौन सी होती है माइटोसिस की स्टडी के लिए? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, जो शूट के टिप पर और रूट के टिप पर पाई जाती हैं। इनमें माइटोसिस की विभिन्न अवस्थाओं को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये तो हो गया। आगे देखते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस यानी एम फेज, इसमें हमको दिखाई पड़ता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज को 3 हिस्से में बांट दिया है, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है अलग अलग, लेकिन हमने तुम्हारी सुविधा के लिए, तुम्हारी आसानी के लिए इसको 3 हिस्से में बांट दिया है। प्रोफेज में अर्ली प्रोफेज, शुरुआत की प्रोफेज, मिड माने बीच की प्रोफेज, और लेट का मतलब बाद की प्रोफेज। तो प्रोफेज इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। फिर आया मेटाफेज, फिर एनाफेज। टीलोफेज को भी 2 हिस्से में बांट दिया, अर्ली टीलोफेज और लेट टीलोफेज, और फिर है साइटोकाइनेसिस। तो ये डिफरेंट स्टेजेस है माइटोसिस की। हम लोग एक एक करके सारी स्टेजेस को डायग्राम्स की मदद से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोफेज देखते हैं, और प्रोफेज में अर्ली प्रोफेज। प्रोफेज इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की पहली अवस्था है प्रोफेज। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस।
इसको 3 सब फेजेस में डिवाइड कर दिया गया, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और फिर लेट प्रोफेज। सबसे पहले देखते अर्ली प्रोफेज, ध्यान से देखना। इन S and G2 phases, the new DNA molecules formed are not distinct but intertwined। देखो डीएनए का रेप्लिकेशन कहां होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो एस फेज में। एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं, नए डीएनए तैयार हो जाते हैं एस फेज में, जो G2 में भी मौजूद रहते हैं। तो एस और G2 फेज में जो नए डीएनए के मॉलिक्यूल हैं वो अर्ली प्रोफेज में अच्छे से दिखाई नहीं पड़ते हैं, दे आर नॉट डिस्टिंक्ट, स्पष्ट नहीं होते। इंटरवाइंड है, उलझे रहते हैं, जैसे उलझी हुई डोर की तरह होते हैं। इंटरवाइंड है, उलझे में है। तो एस और G2 फेज में जो डीएनए के नए मॉलिक्यूल तैयार किए गए थे वो अर्ली प्रोफेज में डिस्टिंक्ट नहीं है, क्लियरली दिखाई नहीं पड़ते, उलझे रहते हैं, इंटरवाइंड रहते हैं। क्रोमैटिन सिकुड़ करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन जो धागे होते हैं पतले पतले, वो क्रोमोसोम बनाने लग जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। क्रोमैटिन सिकुड़ जाता है पतले पतले धागे और ये मोटे क्रोमोसोम में बदल जाता है। हम तुमको जो भी सिखा रहे हैं वो एनिमल सेल में माइटोसिस बताने जा रहे हैं। यहां पर एक सेल हम ड्रॉ करते हैं और उसमें सिखाते हैं तुम्हें माइटोसिस। माइटोसिस हम तुमको सिखाने जा रहे हैं एनिमल सेल के अंदर। ये एक एनिमल सेल है, ये एक एनिमल सेल है और सपोज करो इसके अंदर 4 क्रोमोसोम है। ये एक सोमैटिक यानी डिप्लॉयड एनिमल सेल है और इसके अंदर टोटल 4 क्रोमोसोम है, 2n=4। सोमैटिक सेल डिप्लॉयड होती हैं और मान लो इसमें 4 क्रोमोसोम है। पहले वाले डायग्राम में हम सारी लेबलिंग करके तुम्हें समझा रहे हैं। इसमें तुम देखो, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल की बाहर की मेम्ब्रेन है। सबसे किनारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या सेल मेम्ब्रेन कह लो। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, सेल के चारों तरफ मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ की मेम्ब्रेन है, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और कितने क्रोमोसोम इसमें हमने लिए हैं? 4। क्रोमोसोम को हम एक कलर से बनाएंगे, उस पर्टिकुलर से ही दिखाएंगे। और इसमें हमने लिए हैं 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमैटिन कंडेंस कर गया है, क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ने लग गए हैं। तो यहां पर हम क्रोमोसोम्स तुमको दिखा रहे हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स अभी बहुत पतले हैं। 1 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, 3 क्रोमोसोम और 4। एक सेल के अंदर हमने 4 क्रोमोसोम लिए हैं। ये है न्यूक्लियोलस, ये केंद्रिका है यानी न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस। तो सारी चीजें हमने लेबल कर दे रहे हैं इसमें। ये है न्यूक्लियोलस, ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स। तो अब देखो जरा, हमने एक एनिमल सेल ली है जिसके अंदर 4 क्रोमोसोम है और इसमें हम लोग माइटोसिस की डिफरेंट स्टेजेस को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले है प्रोफेज। प्रोफेज में 3 सब फेजेस, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज। अर्ली में देखो एस और G2 फेजेस में जो नए डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं वो क्लियर नहीं होते, आपस में उलझे हुए हैं। क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम में बदलने लगा है, क्रोमैटिन सिकुड़ गया है, जो पतले पतले धागे थे अब क्रोमोसोम जैसे दिखने लगे। क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम जैसे दिख रहा है।
फिर देखो कहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रिमेन इंटैक्ट। पहला पॉइंट ये देखो याद करना तुम्हें, अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस बने हुए हैं, दिखाई पड़ रहा है तुम्हें? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी दिख रही है, न्यूक्लियोलस भी दिख रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस बिल्कुल इंटैक्ट है, मजबूती से बने हुए हैं। सेंट्रियोल इन एनिमल सेल स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अब चूंकि हम एनिमल सेल दिखा रहे हैं तो इसमें हम सेंट्रियोल भी दिखाते हैं, यहां पर सेंट्रियोल है। माइटोसिस चूंकि हम एनिमल सेल में दिखा रहे हैं तो सेंट्रियोल भी दिखाना पड़ेगा। ये सेंट्रियोल का जोड़ा है, सेंट्रियोल। ये है सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट करते हैं। सेंट्रियोल से निकल रहे हैं कुछ माइक्रोट्यूब्यूल, इनको हम लोग कहते हैं एस्टर रेज। सेंट्रियोल से रेडिएट करते हैं कुछ माइक्रोट्यूब्यूल, इनको हम एस्टर कहते हैं या एस्टर रेज भी कहते हैं, यह ध्यान रखना। फिर से देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रिमेन इंटैक्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनी हुई है और न्यूक्लियोलस भी इंटैक्ट है, अभी मजबूती से बनी हुई है। सेंट्रियोल इन एनिमल सेल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। ये जो सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल इस पोल की तरफ भागती है, इधर यहां पर इस पोल, और एक सेंट्रियोल इधर भागना शुरू करती है, इस पोल। ये वाली इस पोल पे आएगी और ये वाली इस पोल पे आएगी। एनिमल सेल में सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर देती है। सेंट्रियोल्स हैव स्टार शेप्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल में कुछ स्टार शेप्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स दिखाई पड़ रही है, इनको हम कहते हैं एस्टर रेज। प्लांट सेल के अंदर ना सेंट्रियोल होती है ना ही एस्टर रेज होती है। एनिमल सेल में एस्टर रेज दिखाई पड़ती हैं, सेंट्रियोल भी होती है और एस्टर रेज भी होती है। इसलिए एनिमल सेल की माइटोसिस को हम लोग कहते हैं एस्ट्रल। एनिमल सेल की माइटोसिस कहलाती है एस्ट्रल। लेकिन प्लांट सेल में ना सेंट्रियोल होती है और ना ही एस्टर रेज होती है। प्लांट सेल में माइटोसिस कहलाती एनेस्ट्रल। क्या कहलाती है? एनेस्ट्रल। तो अर्ली प्रोफेज में क्या क्या देखा तुमने? जो एस और G2 फेज में डीएनए के मॉलिक्यूल बनते हैं वो बहुत क्लियर नहीं है, उलझे रहते हैं, इंटरवाइंड है। क्रोमेटिन सिकुड़ गया है, क्रोमोसोम बन गए हैं, इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा। क्रोमेटिन सिकुड़ने लगा है और क्रोमोसोम पतले पतले हमको दिखाई पड़ने लगे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनी हुई है, देखो ये, और न्यूक्लियोलस भी बनी हुई है, इंटैक्ट है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल एक पोल की तरफ भाग रही है, दूसरी सेंट्रियोल दूसरे पोल की तरफ भागना शुरू कर देती है। सेंट्रियोल से रेडिएट कर रहे हैं कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इनको हम एस्टर रेस कहते हैं या एस्टर कहते हैं। इसीलिए एनिमल सेल की माइटोसिस कहलाती है एस्ट्रल। प्लांट में ना सेंट्रियोल होती ना एस्टर रेस होती, तो प्लांट्स में कहलाती एनेस्ट्रल। ये तो तुम्हारा हो गया अर्ली प्रोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियोलस भी है। क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया है। सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ भागना शुरू कर देती हैं। सेंट्रियोल से रेडिएट कर रहे हैं कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स एनिमल सेल में, जिन्हें एस्टर रेस कहते हैं। अब आता है मिड प्रोफेज। क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट ड्यू टू कंडेंसेशन। क्रोमोसोम और क्लियर हो जाते हैं कंडेंसेशन की वजह से। क्रोमोसोम थोड़े मोटे होने लग जाते हैं, कंडेंसेशन की वजह से क्रोमोसोम थोड़े मोटे होने लग जाते हैं मिड प्रोफेज। मिड प्रोफेज में अब क्या हुआ? क्रोमोसोम थोड़े से मोटे हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी भी मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, न्यूक्लियोलस भी मौजूद है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस दोनों मौजूद हैं,
लेकिन क्रोमोसोम्स थोड़े से डिस्टिंक्ट क्लियर हो जाते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब क्लियर, कंडेंसेशन यानी सिकुड़ने की वजह से, तो क्रोमोसोम थोड़े से मोटे मोटे दिखाई पड़ने लग जाते हैं, थोड़े मोटे हो जाते हैं। तो सिकुड़ने की वजह से क्रोमोसोम्स कैसे हो गए हैं? क्रोमोसोम थोड़े से मोटे मोटे दिखाई पड़ने लग गए हैं, थोड़े मोटे हो गए हैं क्रोमोसोम। तो कंडेंसेशन की वजह से क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो थोड़े मोटे हो गए। ये है, क्रोमोसोम्स थोड़े से मोटे हो गए हैं ड्यू टू कंडेंसेशन। इलॉन्गेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अकर्स बिटवीन सेंट्रियोल, सेंट्रियोल के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स लंबे होने लगते हैं। एक सेंट्रियोल इधर भाग रही है, एक इधर भाग रही है। मान लो सेंट्रियोल यहां पर आ गई, ये आ गई, एक सेंट्रियोल यहां आ गई, तो सेंट्रियोल मूव करके यहां आ गई है। सेंट्रियोल के बीच में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो लंबे होने लग जाते हैं। सेंट्रियोल के बीच में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो लंबे होने लग जाते हैं, ये इलॉन्गेट हो गए। ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये इनको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। सेंट्रियोल के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स इलॉन्गेट होने लगे हैं, तो इलॉन्गेशन हो रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स के। इलॉन्गेशन मतलब लंबे हो रहे हैं, इलॉन्गेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल के बीच में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो लंबे होने लगे हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल लंबे हो गए, दो सेंट्रियोल के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स लंबे हो गए, इलॉन्गेट हो गए। इलॉन्गेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अकर्स बिटवीन सेंट्रियोल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लगती है और न्यूक्लियोलस भी गायब होने लगती है। इसको हम एक मिनट रुको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब होने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब होने लगती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब होना शुरू हो जाती है। फिर से देखो सारी चीजें। मिड प्रोफेज में देखो क्रोमोसोम और डिस्टिंक्ट हो जाते हैं सिकुड़ने की वजह से, थोड़ा क्लियर हो गए हम। सेंट्रियोल के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स इलॉन्गेट होने लग गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब होना शुरू हो जाती है। सेंट्रियोल के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स इलॉन्गेट होने लगे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब होना शुरू हो जाती है। तो दो चीजें दोनों फिर से याद कर लो। अर्ली प्रोफेज में तुमने क्या देखा? अर्ली प्रोफेज में तुमने देखा कि G1 और S फेज में जो डीएनए के मॉलिक्यूल बनते हैं, S फेज में बनते हैं, G2 में भी रहते हैं, सॉरी G1 नहीं, S फेज और G2 फेज में जो डीएनए के मॉलिक्यूल है बनते हैं वो बहुत क्लियर नहीं दिखाई पड़ते। अर्ली प्रोफेज में उलझे रहते हैं। क्रोमेटिन सिकुड़ करके पतले पतले क्रोमोसोम में बदल गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस अभी मौजूद है, इंटैक्ट है। एनिमल सेल में सेंट्रियोल का जो जोड़ा है, एक सेंट्रियोल एक पोल की तरफ जाने लगती है, दूसरी दूसरे पोल की तरफ मूव करती है। सेंट्रियोल से रेडिएट करते हैं कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स जिन्हें हम एस्टर रेस कहते हैं, और माइटोसिस कहलाती एस्ट्रल। मिड प्रोफेज में क्रोमोसोम थोड़े से मोटे हो गए हैं, अब बढ़िया से दिखाई भी पड़ने लगे गए हैं, थोड़े से अच्छे से दिखाई पड़ने लग गए हैं, डिस्टिंक्ट हो गए हैं। सेंट्रियोल के बीच में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये लंबे हो गए, इलॉन्गेट कर गए हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब गायब होने लगी है और न्यूक्लियोलस भी गायब होने लगी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब होने लगी है। तो ये तुमने देखा अर्ली प्रोफेज और मिड प्रोफेज। हम लोग आते हैं फिर लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। लेट प्रोफेज देखते हैं। लेट प्रोफेज में देखते हैं क्या होता है। ये तो सेल मेम्ब्रेन है, हमने एक डिप्लॉयड सेल ली, सोमैटिक सेल जिसमें 4 क्रोमोसोम है। लेट प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहली बात तुम यहां पर देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर। पूरी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई है और न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाती है। क्रोमोसोम सिकुड़ने की वजह से बहुत अच्छे दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम्स आर नाउ क्लियरली विजिबल। क्रोमोसोम बहुत अच्छे से दिखाई पड़ने लग गए। सिकुड़ने की वजह से ये मोटे मोटे क्रोमोसोम बहुत अच्छे से दिखाई पड़ने लग गए। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होते हैं। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड हैं। एक क्रोमैटिड तो ये हो गया, दूसरा क्रोमैटिड ये है। तो क्रोमोसोम बहुत ही बढ़िया से अब दिखाई पड़ने लग गए हैं लेट प्रोफेज में। एक क्रोमैटिड ये हो गया, एक क्रोमैटिड ये। तो चारों क्रोमोसोम बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहे हैं। हर एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड दिख रहे हैं? 2 क्रोमैटिड। ये जो क्रोमैटिड है ये लगे रहते हैं सेंट्रोमियर से। क्रोमैटिड आपस में हेल्ड रहते हैं सेंट्रोमियर से। ये है सेंट्रोमियर, ये है 2 क्रोमैटिड। एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड आपस में कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो क्रोमैटिड्स आपस में लगे रहते हैं। एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स क्या कहलाते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। ईच क्रोमोसोम हैज 2 सिस्टर क्रोमैटिड। हर एक क्रोमोसोम में हमको 2 सिस्टर क्रोमैटिड से दिखाई पड़ रहे हैं। एक क्रोमैटिड ये हो गया, एक पीछे इसके ये वाला। सिस्टर क्रोमैटिड्स आर हेल्ड एट दी सेंट्रोमियर। सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से लगे हुए हैं। ये सेंट्रोमियर है, इससे लगे रहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स है सेंट्रोमियर से चिपके रहते हैं, लगे रहते हैं। सेंट्रियोल के बीच में, ये सेंट्रियोल थी, सेंट्रियोल के बीच में स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। एक सेंट्रियोल ये है, एक सेंट्रियोल ये है। सेंट्रियोल मूव करके एक इधर आ गई, एक इधर आ गई। ये इस पोल पे आ गई, ये इस पोल पे आ गई। सेंट्रियोल के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स लंबे हो जाते हैं और स्पिंडल बनाते हैं। सेंट्रियोल के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स लंबे हो जाते हैं और क्या बना रहे हैं? और बनाते हैं स्पिंडल। तो स्पिंडल कौन सी स्टेज पे बन रहा है, ध्यान रखना। ये बन गया स्पिंडल। स्पिंडल जो बनता है वो लेट प्रोफेज में बनता है। लेकिन हमने पिछले लेक्चर में बताया था तुमको, स्पिंडल को बनाने वाली ट्यूबुलिन प्रोटीन ये G2 में बनती है। लेकिन स्पिंडल बनता है लेट प्रोफेज में। स्पिंडल कहां बना? लेट प्रोफेज में। क्रोमोसोम फिर से देखते हैं लेट प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है। क्रोमोसोम सिकुड़ने की वजह से बढ़िया से दिखाई पड़ते हैं। पहली बार क्रोमोसोम सबसे अच्छे दिखाई पड़ते हैं लेट प्रोफेज में। हर एक क्रोमोसोम में कितने सिस्टर क्रोमैटिड हैं? एक ये हो गया और एक ये। एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। किससे लगे हुए हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स आर हेल्ड, लगे हुए हैं सेंट्रोमियर पे, एक दूसरे से चिपके हुए लगे हुए हैं। सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर से चिपके रहते हैं। स्पिंडल बन गया। क्या बन गया? स्पिंडल। तो स्पिंडल माइटोसिस की कौन सी स्टेज पे बनता है? तुम कहोगे लेट प्रोफेज में। स्पिंडल इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स और ट्यूबुलिन प्रोटीन। स्पिंडल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन कौन से स्टेज में बनती है? G2 में बनती है। G2 फेज में बनती है ट्यूबुलिन प्रोटीन। अब ये देखो स्पिंडल है, ये है स्पिंडल। ये स्पिंडल है।
स्पिंडल का जो चौड़ा वाला भाग है, ये स्पिंडल का ये चौड़ा वाला भाग, बीच वाला भाग, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इसे कहा जाता है इक्वेटर। और पतले वाले किनारे वाले भाग ये पोल्स कहलाते हैं। ये एक पोल हो गया, एक पोल ये हो गया। स्पिंडल का चौड़ा वाला भाग कहलाता है इक्वेटर, ये इक्वेटर है। और पतले वाले भाग ये पोल्स कहलाते हैं। ये इक्वेटर है, ये पोल्स है। ब्रॉडर पार्ट ऑफ स्पिंडल इज नोन एज इक्वेटर। स्पिंडल का चौड़ा वाला भाग कहलाता है इक्वेटर एंड नैरोअर पार्ट्स पोल्स। ये इक्वेटर है चौड़ा वाला पार्ट, और पतले वाले पार्ट पोल्स कहलाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस कंप्लीटली डिसअपियर। ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है, ना ही न्यूक्लियोलस दिखाई पड़ रही है, दोनों गायब हो जाती है। ER एंड गोल्गी बॉडीज ऑल्सो डिसअपियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी भी गायब हो जाती है। तो पहली लाइन हमने तुमको बताई थी, माइटोसिस है क्या? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स। सेल की जो चीजें हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन है। पहले डीऑर्गेनाइज हो जाती, गायब हो जाती हैं, और टीलोफेज में, बाद में भी पढ़ेंगे टीलोफेज, टीलोफेज में ये सारी चीजें वापस आ जाती हैं, रीऑर्गेनाइज हो जाती है। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ER और गोल्गी बॉडी, इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जो लिखा नहीं एनसीईआरटी ने, ये सब गायब हो जाती हैं और टीलोफेज में वापस आ जाती हैं। तो माइटोसिस में एक्चुअल में होता क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स। तो लेट प्रोफेज इंपॉर्टेंट है, इसको जरा कायदे से फिर से एक बार देख लो। लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम सिकुड़ने की वजह से और क्लियर हो जाते हैं। हर एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड है जो सेंट्रोमियर से लगे हुए हैं। स्पिंडल तैयार हो जाता है, ये बीच में। स्पिंडल का चौड़ा वाला भाग कहलाता है इक्वेटर और पतले वाले भाग कहलाते हैं पोल्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, न्यूक्लियोलस गायब हो चुकी है, ER और गोल्गी बॉडी भी गायब हो जाते हैं। स्पिंडल जिस प्रोटीन का बना होता है उस प्रोटीन को कहते हैं ट्यूबुलिन, और ये G2 में बनती है। तो स्पिंडल को बनाने वाली प्रोटीन तो G2 में बनी, लेकिन स्पिंडल बनता है लेट प्रोफेज में। तो ये मुख्य घटनाएं ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सारा देख लेना डायग्राम से। इसमें क्या क्या हो रहा है मेन देखो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस गायब हो गई, ER गोल्गी बॉडी भी गायब हो गई, स्पिंडल बन गया। क्या बन गया? स्पिंडल। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बढ़िया से दिखाई पड़ने लग गए हैं, सिकुड़ने की वजह से, कंडेंसेशन की वजह से। एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं जो सेंट्रोमियर से लगे हुए हैं। क्लियर है? ये तो हो गया तुम्हारा लेट प्रोफेज। नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, इसको कायदे से देख लेना। मेटाफेज देखते हैं बेटा। डायग्राम पहले बनाते हैं और उसकी मदद से मेटाफेज को समझते हैं। हमने एक सेल ली थी, ये सेल मेम्ब्रेन है। एक सेल ली थी 2n=4, डिप्लॉयड सेल ली थी, इसमें 4 क्रोमोसोम थे। मेटाफेज वो स्टेज होती है जिसमें क्रोमोसोम सबसे ज्यादा सिकुड़ जाते हैं। क्रोमोसोम सबसे छोटे और मोटे हो जाते हैं सिकुड़ने से, कंडेंसेशन से। तो हमने कितने क्रोमोसोम लिए थे? 4 क्रोमोसोम लिए थे। ये क्रोमोसोम सबसे छोटे और सबसे मोटे हो जाते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे छोटे और सबसे मोटे हो जाते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम का सिकुड़ना बंद हो जाता है। देयर इज नो फर्दर कंडेंसेशन। तो सबसे छोटे और सबसे मोटे क्रोमोसोम तुम्हें किसमें दिखते हैं? मेटाफेज पे दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट ड्यू टू कंडेंसेशन। सिकुड़ने की वजह से क्रोमोसोम सबसे छोटे और मोटे हो जाते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम नहीं सिकुड़ते, देयर इज नो फर्दर कंडेंसेशन। इसके बाद क्रोमोसोम नहीं सिकुड़ते, यानी कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। कंडेंसेशन इज कंप्लीटेड।
तो माइटोसिस की कौन सी स्टेज है जिसपे क्रोमोसोम सबसे छोटे और सबसे मोटे हो जाते हैं, शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट, वो है मेटाफेज। फर्दर कंडेंसेशन नहीं होता, क्रोमोसोम नहीं सिकुड़ते, देयर इज नो फर्दर कंडेंसेशन, यानी कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया। क्रोमोसोम अगर देखना चाहते हो सेल के अंदर, तो सबसे बढ़िया स्टेज होती है मेटाफेज। क्रोमोसोम को देखने के लिए, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी के लिए और क्रोमोसोम का साइज नापने के लिए सबसे बढ़िया स्टेज होती है मेटाफेज। मेटाफेज इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी एंड साइज ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की बनावट, मॉर्फोलॉजी और क्रोमोसोम का साइज अगर नापना हो तो मेटाफेज सबसे उम्दा फेज है, सबसे अच्छी फेज मानी जाती है। हर एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हमने पहले भी बताया, एक सिस्टर क्रोमैटिड ये है और एक सिस्टर क्रोमैटिड ये है। सिस्टर क्रोमैटिड्स लगे किससे हैं? सेंट्रोमियर से लगे हैं। सिस्टर क्रोमैटिड लगे किससे हैं? सेंट्रोमियर से लगे रहते हैं। एक सिस्टर क्रोमैटिड ये है, देखो ये, और दूसरा ये है, ये दूसरा। सिस्टर क्रोमैटिड किससे लगे हुए हैं? सेंट्रोमियर से। ये है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। अब होता क्या है, सेंट्रोमियर के ऊपर कुछ डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं प्रोटीन के। सेंट्रोमियर की सरफेस पे कुछ डिस्क लाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इनको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। सम डिस्क लाइक स्ट्रक्चर develop on the surface of centromere are known as kinetochores. Some disc-shaped proteinaceous structures develop on centromere known as kinetochore. Develop on surface of centromere कह सकते हो, सेंट्रोमियर की सरफेस पे बनते हैं। हर एक सेंट्रोमियर पे दो काइनेटोकोर होते हैं, एक ये हो गया और एक ये। एक काइनेटोकोर एक सिस्टर क्रोमैटिड के लिए होता है, दूसरा काइनेटोकोर दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड के लिए होता है। तो एक सेंट्रोमियर की सरफेस पे दो काइनेटोकोर यानी डिस्क लाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, वन फॉर ईच सेंट्रोमियर। दो काइनेटोकोर होते हैं, वन फॉर ईच सेंट्रोमियर। तो फिर से देखो यहां तक, क्रोमोसोम बिकम्स शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट ड्यू टू कंडेंसेशन। क्रोमोसोम सबसे छोटे और मोटे हो जाते हैं कंडेंसेशन यानी सिकुड़ने की वजह से। देयर इज नो फर्दर कंडेंसेशन, इसके बाद क्रोमोसोम नहीं सिकुड़ते। कंडेंसेशन इज कंप्लीटेड, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, क्रोमोसोम का सिकुड़ना कंप्लीट हो जाता है। मेटाफेज सबसे उम्दा फेज होती है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी और क्रोमोसोम के साइज की स्टडी के लिए। ये एक दो बार सवाल आ भी चुका है। हर एक क्रोमोसोम में कितने सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं? दो, सेंट्रोमियर से लगे हुए हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर प्रोटीन के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, इनको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। एक सेंट्रोमियर पे दो काइनेटोकोर बनते हैं, एक काइनेटोकोर एक क्रोमैटिड के लिए, दूसरा दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड के लिए। जो स्पिंडल फाइबर्स है बेटा ध्यान देना, स्पिंडल फाइबर्स आकर के इन काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं। स्पिंडल फाइबर इन काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर हैं, ये काइनेटोकोर से आकर के चिपक जाते हैं। स्पिंडल फाइबर आकर के काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं, ये चिपक गए। सेंट्रोमियर भी बना देते हैं। ये है सेंट्रोमियर, क्योंकि माइटोसिस हम लोग एनिमल सेल में पढ़ रहे हैं। सेंट्रोमियर से कुछ रेडिएट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, ये है एस्टर रेस, ठीक। सेंट्रियोल के ऊपर कुछ डिस्क लाइक प्रोटीन के स्ट्रक्चर बने, इनको तुमने कहा काइनेटोकोर। स्पिंडल फाइबर आकर के काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं और क्रोमोसोम मूव करके इक्वेटर यानी स्पिंडल के सेंटर में आ जाते हैं। क्रोमोसोम मूव करके इक्वेटर यानी स्पिंडल के सेंटर पे आ जाते हैं।
और एक लाइन से खड़े हो जाते हैं, क्रोमोसोम एक लाइन से खड़े हो जाते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। एक लाइन है, सिंगल मेटाफेजिक, या इसे इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं, सिंगल मेटाफेजिक और इक्वेटोरियल प्लेट। तो काइनेटोकोर से आके चिपक जाते हैं ये स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोम मूव करके सेंटर पे आ जाते हैं, एक लाइन से खड़े हो जाते हैं, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं एक लाइन में। इस लाइन को हम लोग कहते हैं सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम का मूव करके सेंटर पे आना, यह कॉन्ग्रेशन कहलाता है। क्रोमोसोम जो मूव करके सेंटर पे आए, इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रेशन कहते हैं। इस मूवमेंट को कॉन्ग्रेशन कहा जाता है। अब देखो, क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमेटिड स्पिंडल के माध्यम से एक पोल से, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड स्पिंडल के माध्यम से दूसरे पोल से चिपका रहता है। यानी एक क्रोमोसोम दोनों पोल से जुड़ा है स्पिंडल के माध्यम से। इसको ऐसे नहीं समझ पाओगे, इसको ऐसे समझो। ये देखो एक क्रोमोसोम है, इसका एक क्रोमेटिड ये है और दूसरा क्रोमेटिड ये है, ये है दूसरा क्रोमेटिड। स्पिंडल देखो, इस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड ये स्पिंडल के माध्यम से एक पोल से और दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड स्पिंडल के माध्यम से दूसरे पोल से ऐसे लगा रहता है। यानी एक क्रोमोसोम दोनों पोल से जुड़ा रहता है। हर एक क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमेटिड स्पिंडल के माध्यम से एक पोल से, दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड स्पिंडल के माध्यम से दूसरे पोल से चिपका रहता है। यानी एक क्रोमोसोम दोनों पोल से लगा रहता है, एक क्रोमोसोम दोनों पोल से लगा रहता है। तो मेटाफेज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेटाफेज में तुम्हें क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। अभी ध्यान रखना कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो सबसे छोटे और मोटे हो जाते हैं मेटाफेज पे, सिकुड़ने यानी कंडेंसेशन की वजह से। इसके बाद क्रोमोसोम का कंडेंसेशन यानी सिकुड़ना बंद हो जाता है, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है। मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे बढ़िया दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी और साइज के लिए मेटाफेज सबसे उम्दा फेज है। हर एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ये तो तुमने लेट प्रोफेज में भी देखा था, यहां पर भी है। ईच क्रोमोसोम हैज टू सिस्टर क्रोमेटिड जो कि सेंट्रोमियर से लगे हुए हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर कुछ डिस्क के आकार के प्रोटीन के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इनको काइनेटोकोर कहते हैं। सेंट्रोमियर की सरफेस पे बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स आकर के इन काइनेटोकोर से चिपकते हैं। यह भी सवाल आ चुका है, स्पिंडल फाइबर किससे चिपकते हैं? तुम कहोगे काइनेटोकोर से। अगर काइनेटोकोर आंसर नहीं दे रखा तो सेंट्रोमियर लगा देना, क्योंकि सेंट्रोमियर की सरफेस पे होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से आके चिपक जाते हैं, क्रोमोसोम मूव करके सेंटर पे आ जाते हैं, यानी इक्वेटर पे आ जाते हैं। स्पिंडल के चौड़े वाले भाग यानी इक्वेटर पे आ गए, एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किस प्लेन में लगे हुए? ऐसी प्लेन ऐसे भी तो लग सकते थे। ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट। क्रोमोसोम एक लाइन से खड़े हो जाते हैं, इसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट। हर एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमेटिड हैं। एक सिस्टर क्रोमेटिड स्पिंडल के माध्यम से एक पोल से, उसी क्रोमोसोम का दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड स्पिंडल के माध्यम से दूसरे पोल से चिपका रहता है। यानी एक क्रोमोसोम दोनों पोल से चिपका रहता है। ये तो मेटाफेज हो गया। मेटाफेज के कुछ पॉइंट अभी हम आगे दिखाते हैं। अगर तुम इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। स्पिंडल फाइबर्स गेट अटैच्ड टू दिस काइनेटोकोर, हमने बताया स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से आकर के चिपक जाते हैं। क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द सेंटर और इक्वेटर, क्रोमोसोम मूव करके बिल्कुल बीचों बीच में आ जाते हैं, सेंटर पे इक्वेटर पे आ जाते हैं। इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेशन बोलते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रेशन। क्रोमोसोम रीच द इक्वेटर, क्रोमोसोम इक्वेटर पे पहुंच जाते हैं बिल्कुल बीचों बीच में। एंड अलाइन देमसेल्व्स, अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं एक लाइन में,
इस लाइन को क्या कहते हैं? सिंगल मेटाफेजिक और इक्वेटोरियल प्लेट। तो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं, क्रोमोसोम मूव करके इक्वेटर या सेंटर पे आते हैं। इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रेशन। क्रोमोसोम इक्वेटर पे पहुंच जाते हैं और एक लाइन से खड़े हो जाते हैं, इसको बोलते हैं सिंगल मेटाफेजिक और इक्वेटोरियल प्लेट। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज मेटाफेजिक प्लेट। प्लेन कहते हैं वर्टिकल प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्रोमोसोम किस प्लेन में अपने आप को व्यवस्थित कर रहे हैं, दैट प्लेन ऑफ अलाइनमेंट इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट। या सिंपल भाषा में कह दो, क्रोमोसोम एक लाइन से आके खड़े हो जाते हैं, इक्वेटर पे ऐसे लग जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। उस प्लेन को हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट, लाइन को बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। वन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू स्पिंडल फ्रॉम वन पोल, while other sister chromatid is attached to spindle from other pole। इसका मतलब ये समझो, हर एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड थे? 2 क्रोमैटिड थे। हमने क्या बताया? ये एक क्रोमैटिड हुआ, ये दूसरा क्रोमैटिड हुआ। क्रोमोसोम का एक क्रोमैटिड, स्पिंडल के माध्यम से एक पोल से, ये वाला क्रोमैटिड, दूसरा क्रोमैटिड स्पिंडल के माध्यम से दूसरे पोल से चिपका है। यानी एक क्रोमोसोम दोनों पोल से चिपका है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, थोड़ा टेढ़ी है, तो तुम ये वाली याद कर लेना, ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू बोथ द पोल्स। ऐसा मियोसिस में नहीं होता, इसलिए लिखा है। मियोसिस में एक क्रोमोसोम केवल एक पोल से चिपका रहता है, जबकि माइटोसिस में एक क्रोमोसोम इधर से भी चिपका है और इधर से भी चिपका है स्पिंडल की मदद से। तो वन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू स्पिंडल फ्रॉम वन पोल। एक क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमैटिड स्पिंडल के माध्यम से एक पोल से चिपका है, वाइल अदर सिस्टर क्रोमैटिड, जबकि दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड इज अटैच्ड टू स्पिंडल, स्पिंडल से अटैच्ड है दूसरे पोल से। किससे? फ्रॉम अदर पोल, दूसरे पोल से। सिंपल भाषा में इसको मत याद करो, इतना याद कर लो नीचे वाला कि हर एक क्रोमोसोम स्पिंडल के माध्यम से इधर से भी जुड़ा है और इधर से भी। ये स्पिंडल हो गया, ये स्पिंडल है, ये पोल हो गया। कॉल्चिसिन इनहिबिट्स स्पिंडल फॉर्मेशन। इस स्पिंडल को तोड़ने का काम करती है एक एल्कलॉइड, एक दवा होती है कॉल्चिसिन। एक पौधे से निकलती है, कॉल्चिकम ऑटमनेल, एक पौधा है, हम बताएंगे लिलिएसी का, उसके कॉर्म से निकलती है, अंडरग्राउंड कॉर्म, स्टेम से। कॉल्चिसिन केवल याद रखो, कॉल्चिसिन स्पिंडल को तोड़ने का काम करती है। कॉल्चिसिन इनहिबिट करती स्पिंडल फॉर्मेशन। जब स्पिंडल टूट जाएगा तो सेल डिवीजन रुक जाता है, आगे स्टेजेस रुक जाती हैं। तो ये सारी चीजें देख ली। कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम सबसे बढ़िया दिखाई पड़ते हैं? तुम कहोगे मेटाफेज। कौन सी ऐसी माइटोसिस की स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम सबसे छोटे और मोटे होते हैं? तुम कहोगे मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम कहां रहते हैं? इक्वेटर पे आ जाते हैं एक लाइन से, और क्या बनाते हैं? सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। क्रोमोसोम जो मूव करते हैं इसे क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेशन कहते हैं। हर एक क्रोमोसोम स्पिंडल के माध्यम से दोनों पोल से चिपका रहता है, दोनों पोल से चिपका रहता है। स्पिंडल किससे आके चिपकते हैं? क्रोमोसोम के किस पार्ट से? काइनेटोकोर से। अगर काइनेटोकोर ना हो तो सेंट्रोमियर लगा सकते हो, क्योंकि सेंट्रोमियर की सरफेस पे डेवलप करते हैं डिस्क शेप्ड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर। ठीक, हम लोग आते हैं अब एनाफेज पे। एनाफेज देखते हैं। एनाफेज में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखी हुई है वो यही पहली लाइन, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, सेंट्रोमियर टूट जाता है। तो डायग्राम की मदद से हम तुम्हें सिखाते हैं। ये तो तुम्हारा हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रोमियर टूट जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। हमने नीले से दिखाया था, नीले से दिखाते हैं। सेंट्रोमियर टूट जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। सेंट्रोमियर टूट जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। ये हमने स्पिंडल बनाया, ये सेंट्रियोल है,
सेंट्रोमियर टूट जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो गए। एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, सेंट्रोमियर के टूट जाने से ये अलग हो गया और दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड ये है, ये वाला। तो ये दोनों पहले एक ही क्रोमोसोम में थे, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया, ये दोनों अलग हो जाते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। अब इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं कहते बेटा, इन्हें डॉटर क्रोमोसोम्स कहा जाता है और ये भविष्य के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो एनाफेज में होता क्या है, एनाफेज में सेंट्रोमियर टूट जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। सेंट्रोमियर, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स पहले जुड़े थे, सेंट्रोमियर के टूट जाने से दोनों अलग हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट्स एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट। सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, विभक्त, और सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। अब चूंकि 4 क्रोमोसोम थे तो अब यहां पर हमको 8 दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया है। तो 2 2 4 2 6 2 8, यहां पर हमको 8 क्रोमैटिड्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो हर एक क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। अब इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड नहीं कहा जाता जब ये अलग हो जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? डॉटर क्रोमोसोम्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नाउ नोन एज डॉटर क्रोमोसोम। अब इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को डॉटर क्रोमोसोम, हमने स्टार्ट किया था बेटा 4 क्रोमोसोम से, अब यहां कितने क्रोमोसोम हो गए? 2 2 4 2 6 2 8, तो अब हो गया 2n = 8, यानी एनाफेज में क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। अभी तक 4 चल रहे थे, 2n = 4, 4 ही क्रोमोसोम थे मेटाफेज में भी, यहां पर 8 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो गए। इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को कहा जाता है डॉटर क्रोमोसोम। दीज डॉटर क्रोमोसोम्स आर दी क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियस। आगे जो न्यूक्लियस बनेगा उसके ये क्रोमोसोम बन जाते हैं, ये भविष्य के क्रोमोसोम बन जाते हैं। 4 क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं, 4 क्रोमोसोम एक न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, तो आने वाले न्यूक्लियस के ये क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो ये डॉटर क्रोमोसोम्स आर दी क्रोमोसोम्स ऑफ फ्यूचर न्यूक्लियस, भविष्य के न्यूक्लियस के ये क्रोमोसोम बनते हैं डॉटर क्रोमोसोम। द डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल, ये इंपॉर्टेंट है। एनाफेज में क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ भागते हैं। ये 4 क्रोमोसोम इस पोल की तरफ भागते हैं और ये 4 क्रोमोसोम इस पोल की तरफ भागते हैं। तो एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया, डॉटर क्रोमोसोम अलग हो गए, डॉटर क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो गए। सिस्टर क्रोमैटिड्स को डॉटर क्रोमोसोम्स कहा जाता है, जो भविष्य के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम बनते हैं आगे चल के। 4 क्रोमोसोम एक पोल की तरफ भाग रहे हैं, 4 क्रोमोसोम एक पोल की तरफ मूव करते हैं। तो अपोजिट पोल की तरफ भागते हैं एनाफेज में। एनाफेज वो स्टेज है जिसमें क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। सेंट्रोमियर जो देखो इधर, ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर आगे आगे जा रहा है और आर्म्स पीछे पीछे आते हैं। सेंट्रोमियर आगे आगे जा रहा है, आर्म्स पीछे पीछे। तो सेंट्रोमियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। सेंट्रोमियर आगे मतलब ये पोल की तरफ है, सेंट्रोमियर ये पोल की तरफ निर्देशित है, और ये भुजाएं जो है आर्म्स, ये आर्म्स है क्रोमोसोम के, ये पीछे पीछे आ रहे हैं, ट्रेलिंग बिहाइंड, पीछे छूट जाते हैं। सेंट्रोमियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल्स। सेंट्रोमियर पोल की तरफ निर्देशित है, इसका भी, इधर वाले के इधर, इस पोल की तरफ। तो सेंट्रोमियर पोल की तरफ डायरेक्टेड है, जो आर्म्स है भुजाएं हैं, ये आर्म्स है, ये पीछे छूट जाते हैं, ट्रेलिंग बिहाइंड। तो सेंट्रोमियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, तो ये लीडिंग एज है, आगे आगे है, लीड कर रहा है। एंड आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड, और आर्म्स पीछे पीछे आ रहे हैं, ऐसे जा रहा है क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमियर आगे आगे लीडिंग है, लीडर है, और आर्म्स जो है वो पीछे पीछे से आ रहे हैं, ट्रेलिंग बिहाइंड। एनाफेज सबसे छोटी फेज होती है, माइटोसिस की सबसे छोटी फेज होती है एनाफेज। 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट एनाफेज की याद कर लेना आता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो लिखिए, सेंट्रोमियर टूट जाता है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। अब इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को सिस्टर क्रोमैटिड्स ना कह करके हम लोग इन्हें डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। आगे चल के भविष्य के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम बनते हैं। क्रोमोसोम
अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं एनाफेज में। आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाते हैं और आधे क्रोमोसोम एक पोल की तरफ जाते हैं। सेंट्रोमेयर के टूट जाने से क्रोमोसोम डबल हो गए हैं। हमने 4 लिए थे शुरू में, अब यहां पर 8 हो जाते हैं, 8 हो गए। सेंट्रोमेयर आगे आगे लीडर है और आर्म्स पीछे पीछे आते हैं, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड। एनाफेज सबसे छोटी फेज है, एनाफेज सबसे छोटी फेज है। सेल डिवीजन की शुरुआत एनाफेज से ही हो जाती है, ये भी ध्यान रखना। अब सेल डिवाइड करना है, किसको यहां से ऐसे बनाना पड़ेगा, एक सेल से 2 सेल बनने लग जाती है, किसपे, यहीं पर ही डिवाइड करने लगती है। यानी सेल डिवीजन की शुरुआत भी एनाफेज से होने लग जाती है। आगे देखते हैं टीलोफेज। टीलोफेज को हमने 2 हिस्से में बांट रखा है, अर्ली टीलोफेज एंड लेट टीलोफेज। डॉटर क्रोमोसोम एनाफेज में अपोजिट पोल की तरफ जा रहे थे, मूव कर रहे थे। अर्ली टीलोफेज में ये पहुंच जाते हैं पोल पे, रीच। एनाफेज में मूव चल रहे थे और अर्ली टीलोफेज पे रीच यानी पहुंच जाते हैं। क्रोमोसोम डीकंडेंस, क्रोमोसोम खुलने लग जाते हैं और फिर से पतले धागे जैसे क्रोमेटिन में बदल जाते हैं। अब हर एक क्रोमोसोम अलग अलग नहीं दिखाई पड़ता, क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं। स्पिंडल गायब हो जाता है, ये आ सकता है। स्पिंडल कहां गायब हो रहा है, टीलोफेज में, अर्ली टीलोफेज में। अगर अर्ली ना आंसर दे रखा तो टीलोफेज लगा देना, स्पिंडल डिसअपियर। फिर से देखो, हम डायग्राम बना रहे हैं, उससे सिखा रहे हैं तुम्हें। ये देखो, सेल डिवीजन तो शुरू ही हो गया था। यहां पर थोड़ा सा और दिखा देते हैं। सेल डिवीजन की शुरुआत एनाफेज में हो जाती है, ये सेल डिवीजन हो रहा है। वहां पे क्रोमोसोम मूव कर रहे थे, यहां पे क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं। डॉटर क्रोमोसोम रीच दी अपोजिट पोल, डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं और क्रोमोसोम फिर से पतले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम फिर से पतले हो जाते हैं। 4 क्रोमोसोम एक पोल पे पहुंच गए, 4 क्रोमोसोम एक पोल पे पहुंच गए। 8 बन गए थे ना सेंट्रोमियर के टूटने से, 4 इधर आ गए, 4 इधर आ गए। क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच गए और फिर से पतले धागे जैसे क्रोमेटिन में बदल जाते हैं। तो देखा तुमने, डॉटर क्रोमोसोम्स रीच दी अपोजिट पोल। डॉटर क्रोमोसोम 4 एक पोल की तरफ आ गए, 4 एक पोल की तरफ आ गए। क्रोमोसोम डीकंडेंस, क्रोमोसोम खुलने लग जाते हैं, अनकॉइल मतलब खुलने लग जाते हैं। पहले तो सिकुड़ रहे थे, अब ये खुलने लग जाते हैं, अनकॉइल होने लगते हैं। डीकंडेंस, पहले कंडेंस हो रहे थे मेटाफेज तक, अब ये डीकंडेंस हो रहे हैं यानी खुलने लग जाते हैं और फिर से पतले धागे जैसे क्रोमेटिन में बदल जाते हैं। हर एक क्रोमोसोम अब दिखाई नहीं पड़ता, आपस में उलझ गए। अब अलग अलग क्रोमोसोम दिखाई नहीं पड़ता, क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देते हैं। स्पिंडल गायब हो गया, स्पिंडल क्या हो गया है, गायब हो गया, स्पिंडल गायब हो गया। लेट टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से वापस आ जाती है। लेट टीलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वापस आ गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वापस आ गई और न्यूक्लियोलस भी वापस आ जाती है, न्यूक्लियोलस भी वापस आ गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस आ जाती है। लेट प्रोफेज में ये दोनों गायब हो गई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो गई थी। लेट प्रोफेज में, लेट टीलोफेज में वापस आ गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वापस आ गई और न्यूक्लियोलस भी वापस आ गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी भी वापस आ जाते हैं। पहले सारी चीजें लेट प्रोफेज में गायब हो गई और लेट टीलोफेज में वापस आ रहे हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट, यही माइटोसिस है। ड्रामेटिक फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, सब में अजीब अजीब तरह की घटनाएं हो रही हैं, अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। तो माइटोसिस यानी एम फेज को मोस्ट ड्रामेटिक फेज कहते हैं। ईआर एंड गोल्गी बॉडी भी वापस आ गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गई, न्यूक्लियोलस भी आ गई,
ER और गोल्गी बॉडी भी आ गए। 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, 2 एक जैसे न्यूक्लियस बन गए। ये भी 2n=4, इसमें 4 क्रोमोसोम है, और ये भी 2n=4, इसमें भी 4 क्रोमोसोम है। तो 4 क्रोमोसोम आ गए। शुरुआत में भी हमने डिप्लॉयड सेल या सोमैटिक सेल ली थी, उसमें 4 क्रोमोसोम थे। अब ये जो सेल्स बन रही हैं, हर एक सेल के अंदर भी 4 क्रोमोसोम है। जितने क्रोमोसोम शुरू में थे उतने ही अभी है, ध्यान रखना। 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली इक्वल। क्वांटिटेटिवली इक्वल का मतलब शुरुआत में हमने 4 क्रोमोसोम लिए थे एक सेल में, यहां पर भी जो 2 सेल बन रही हैं, एक सेल ये बनेगी और एक सेल ये बनेगी। इस सेल में भी देखो कितने क्रोमोसोम है, 4 हमने शुरुआत में सेल में लिए थे, और ये जो डॉटर सेल बन रही है इसमें भी तो 4 हैं। क्रोमोसोम का नंबर सेम है, इसलिए बोलेंगे क्वांटिटेटिवली इक्वल। कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। तो जैसे क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे जो शुरुआत में हमने ली थी, वैसे ही क्रोमोसोम डॉटर सेल के अंदर हमको दिखाई पड़ रहे हैं, कोई चेंज नहीं होता इनमें। क्वालिटेटिवली इक्वल, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। तो जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने ही डॉटर सेल में हो, क्वांटिटेटिवली इक्वल। जैसे क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे वैसे ही क्रोमोसोम डॉटर सेल के अंदर है, कोई चेंज नहीं हुआ क्रोमोसोम में, क्वालिटेटिवली इक्वल। कोई चेंज क्यों नहीं हुआ? क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। इंटरफेस कंडीशन फिर से वापस आ गई, जैसा इंटरफेस में था फिर से वापस आ गया। तो लेट टीलोफेज के बाद इंटरफेस वापस से आ गई। तो टीलोफेज फिर से देख लेते हैं, इसको हमने 2 हिस्से में बांट दिया, अर्ली टीलोफेज और लेट टीलोफेज। अर्ली टीलोफेज में हमने देखा एनाफेज में जो डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ जा रहे थे, मूव कर रहे थे। अर्ली टीलोफेज में ये रीच मतलब पहुंच जाते हैं और स्पिंडल गायब हो गया। 4 क्रोमोसोम एक पोल पे पहुंच गए, 4 क्रोमोसोम एक पोल पे पहुंच गए और स्पिंडल गायब हो गया। क्रोमोसोम खुलने लग जाते हैं, पहले सिकुड़ रहे थे अब खुलते हैं, अनकॉइल होते हैं, डीकंडेंस, और पतले क्रोमैटिन जैसे हो जाते हैं। अब हर एक क्रोमोसोम अलग अलग दिखाई नहीं पड़ रहा, क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं। यह तो अर्ली टीलोफेज में हो गया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती, न्यूक्लियोलस वापस आ जाती, ईआर और गोल्गी बॉडी भी वापस आ जाती है, 2 एक जैसे न्यूक्लियस बन जाते हैं। यह लेट टीलोफेज में होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आ गई, न्यूक्लियोलस भी आ गई, ईआर और गोल्गी बॉडी भी आ गए, 2 एक जैसे न्यूक्लियस आ गए। इसमें भी 4 क्रोमोसोम, इसमें भी 4 क्रोमोसोम। जैसे 4 क्रोमोसोम यहां वैसे यहां, और वैसे ही पेरेंट सेल में भी होते हैं। क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली इक्वल मतलब जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में उतने ही डॉटर सेल के अंदर है। एक डॉटर सेल ये, एक डॉटर सेल ये, इसमें भी 4, पेरेंट सेल में 4 थे, यहां भी 4 है। क्वांटिटेटिवली इक्वल, जैसे क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे वैसे ही यहां है, क्वालिटेटिवली इक्वल। इंटरफेस जैसी कंडीशन वापस आ जाती है। तो ये तुमने देखा, इंटरफेस वापस आ गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो होती है प्लांट और एनिमल सेल में अलग अलग तरीके से होती है। क्योंकि हम तुम्हें एनिमल सेल पढ़ा रहे हैं तो पहले एनिमल सेल की बताते हैं। एक सेल से जो 2 सेल्स बनती हैं एनिमल में, मान लो ये पेरेंट सेल है, ये है पेरेंट सेल, इस पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बननी है। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? एक फरो बनती है ऐसे, एनिमल सेल में ये फरो बनती है, ये है फरो कहलाती है। यहां पे क्या बन रही है? फरो, ऐसे। तो फरो बनती है पेरीफेरी पे, परिधि पे, और अंदर की तरफ ये गहरी होती चली जाती है, डीपन्स। ये फरो, ये फरो अंदर की तरफ गहरी होती जाती, गहरी होती जाती और आपस में मिल जाती है। एक सेल ये बन जाती है, एक सेल ये बन जाती है। तो ग्रोथ कैसे हो रही है? यहां पर फरो किधर से बन रही? पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जा रही है। इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल। क्या बोलते हैं? इस ग्रोथ को बोलते हैं सेंट्रीपीटल। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है? फरो फॉर्मेशन से। एनिमल सेल में फरो बनती है, या कॉन्स्ट्रिक्शन कह लो, ऐसे फरो। फरो डीपेंस, फरो गहरी होती जा रही है, अंदर गहरी होती जा रही, गहरी होती जा रही, अंदर में बीच से मिल जाती है, एक सेल ये बन जाती है, एक सेल ये। फरो डीपेंस एंड अल्टीमेटली जॉइंस द सेंटर। फरो गहरी होती जा रही, गहरी होती जा रही है, बीच में मिल जाती है।
ग्रोथ किधर से हो रही है? पेरीफरी से, परिधि से सेंटर की तरफ हो रही ग्रोथ। इधर से तो पेरीफरी से सेंटर की तरफ ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ अकर्स फ्रॉम पेरीफरी टुवर्ड सेंटर, इसको बोलते हैं सेंट्रीपीटल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपीटल ग्रोथ कहते हैं। तो एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस फरो फॉर्मेशन से होती है। ये फरो परिधि पर बनती है और बीच की तरफ जाती है और बीच में मिल जाती है, दो सेल्स बन जाती हैं। ग्रोथ कहलाती है सेंट्रीपीटल ग्रोथ, फ्रॉम पेरीफरी टुवर्ड सेंटर। पौधों में कैसा होता है जरा देखो, पौधों में ऐसा नहीं होता। प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है, सपोज करिए प्लांट सेल है, प्लांट सेल में जब साइटोकाइनेसिस होती है, नहीं एक सेल से दो सेल होती है। साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो बीच में बनती है एक सेल प्लेट। जब एक सेल से दो सेल बनती है तो बीच में बनती है एक सेल प्लेट। इस सेल प्लेट को बनाती है गोल्गी बॉडी की वेसिकल। प्लांट सेल में जब एक सेल से दो सेल बनती है तो बीच में बनती है सेल प्लेट। इस सेल प्लेट को बनाती है वेसिकल्स ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी की वेसिकल इस सेल को प्लेट को बनाती है और ये सेल प्लेट आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है मिडिल लैमेला में। दो सेल के बीच की लेयर बनती है मिडिल लैमेला। तो ध्यान देना, प्लांट सेल में जो सेल डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस, उसमें सेल प्लेट बनती है बीच में। इस सेल प्लेट को बनाती है गोल्गी बॉडी की वेसिकल्स। ये सेल प्लेट आगे चल के कन्वर्ट होती है मिडिल लैमेला में, ऐसे ग्रो करती है। सेंटर से किनारे की तरफ ये ग्रो करती है, सेंटर से पेरीफरी की तरफ ग्रो करती है। इस तरह की ग्रोथ कहलाती है सेंट्रीफ्यूगल। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ। पढ़ लेते हैं, देखो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। इन प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। प्लांट सेल में जो साइटोकाइनेसिस होती है, बीच में सेल प्लेट बनती है। सेल प्लेट को बनाता कौन है? द सेल प्लेट इज फॉर्म्ड बाय द वेसिकल्स ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी की वेसिकल्स बनाती है सेल प्लेट और ये सेल प्लेट आगे चल के किसमें कन्वर्ट हो जाती है? सेल प्लेट फॉर्म्स मिडिल लैमेला। क्या बना देती है? मिडिल लैमेला को बना देती है। बाद में प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल बनती है। बाद में सेल प्लेट बनाती है मिडिल लैमेला। ग्रोथ कैसे हो रही है? बीच से किनारे की तरफ, सेंटर टुवर्ड्स पेरीफरी या लेटरल वॉल्स। ये पार्श्व की दीवारें होंगी लेटरल वॉल्स, सेंटर से पेरीफरी की तरफ ग्रोथ हो रही है। इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल। साइटोकाइनेसिस के दौरान लगभग आधे माइटोकॉन्ड्रिया और आधे क्लोरोप्लास्ट एक सेल में चले जाते हैं और आधे एक सेल में चले जाते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का भी डिवीजन हो जाता है। देखो साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन है। साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है दो सेल में, आधा साइटोप्लाज्म एक सेल में, आधा एक में चला गया। साइटोप्लाज्म के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया आधे, लगभग आधे एक सेल में और आधे दूसरे सेल में चले जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में कैसे होती है, तुम कहोगे फरो की मदद से। ये फरो पेरीफरी पे बनती है, सेंटर की तरफ जाती है, बीच में मिल जाती है और दो सेल्स बन जाती हैं। ऐसी ग्रोथ कहलाती है सेंट्रीपीटल। पेरीफरी से सेंटर की तरफ सेंट्रीपीटल। प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होती है सेल प्लेट की मदद से। बीच में एक सेल प्लेट बनती है गोल्गी बॉडी की वेसिकल्स की मदद से, जो किनारे की तरफ ग्रो करती है। सेंटर से किनारे की तरफ ग्रो करना सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ है। आधा सेल डिवीजन होती तो आधा साइटोप्लाज्म इधर गया, आधा साइटोप्लाज्म इधर आ गया। साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये तो तुमने देखा माइटोसिस कैसे चलती है। माइटोसिस में तुमने देखा ये सेल साइकिल का 5% समय लेती है। रीऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्यूलर कंपोनेंट्स का। कुछ चीजें शुरू में गायब हो जाती हैं, बाद में वापस आ जाती हैं। जैसे कमरे में जब कमरे की सफाई पुताई वगैरह होती, कुछ चीजें बाहर निकाल के रख दी जाती हैं और जब कमरा तैयार हो जाता तो कुछ चीजें पुरानी और कुछ चीजें नई उस कमरे के अंदर वापस आ जाती हैं। तो कमरा रीऑर्गेनाइज हो गया।
वैसे ही माइटोसिस रीऑर्गेनाइजेशन होता है सेल्यूलर कंपोनेंट्स का। कुछ चीजें शुरू में गायब हो जाती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्गी बॉडी वगैरह गायब हो जाती हैं लेट प्रोफेज में। लेट टीलोफेज में वापस आ जाती हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट। मोस्ट ड्रामेटिक फेज है। प्रोफेज में तुमने क्या देखा था? प्रोफेज को तुमने 3 हिस्से में बांट दिया था, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी थी और न्यूक्लियोलस भी थी। सेंट्रियोल से रेडिएट कर रहे थे कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स। एनिमल सेल में तुमने उसको एस्टर रेस कहा था। क्या कहा था? एस्टर रेस। मिड प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस गायब होना शुरू हो जाती हैं और सेंट्रियोल के बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने लग जाते हैं। लेट प्रोफेज में पूरा स्पिंडल तैयार हो जाता है। स्पिंडल तैयार हो जाता है लेट प्रोफेज में। क्रोमोसोम बढ़िया से दिखाई पड़ने लग जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये गायब हो जाती हैं, साथ में ईआर और गोल्गी बॉडी भी गायब हो जाती है। मेटाफेज में तुमने देखा एक क्रोमोसोम जिसमें कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं जो सेंट्रोमियर से लगे हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर सेंट्रोमियर की सरफेस पे कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर जो कि डिस्क शेप्ड होते हैं वो डेवलप करते हैं। स्पिंडल फाइबर आकर के काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं। इन डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं काइनेटोकोर। इनसे आकर के स्पिंडल चिपक जाते हैं, क्रोमोसोम मूव करके बीच में खड़े हो जाते हैं, एक मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, किस प्लेन में क्रोमोसोम व्यवस्थित है उस प्लेन को कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमैटिड स्पिंडल के माध्यम से एक पोल से, उसी क्रोमोसोम का दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड स्पिंडल के माध्यम से दूसरे पोल से, यानी एक क्रोमोसोम दोनों पोल से जुड़ा रहता है। क्रोमोसोम सबसे छोटे और मोटे दिखाई पड़ते हैं मेटाफेज में। सबसे ज्यादा कंडेंस क्रोमोसोम मेटाफेज पे होते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम का कंडेंसेशन नहीं होता। क्रोमोसोम का साइज और मॉर्फोलॉजी के लिए, मॉर्फोलॉजी और साइज के लिए सबसे उम्दा फेज है मेटाफेज। ये सारे पॉइंट बताए थे। क्रोमोसोम जो मूव करके सेंटर पे आ रहे थे, मूवमेंट को क्या बोला था? कॉन्ग्रेशन। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं। अब इन्हें डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं। आधे डॉटर क्रोमोसोम एक पोल की तरफ मूव करने लगते हैं, आधे डॉटर क्रोमोसोम एक पोल की तरफ मूव करने लगते हैं। क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है। क्रोमोसोम अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं एनाफेज पे, सबसे छोटी फेज है। अर्ली टीलोफेज में ये जो डॉटर क्रोमोसोम है ये अपोजिट पोल पे पहुंच जाते हैं, खुल करके पतले पतले क्रोमैटिन में बदल जाते हैं। क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देता है। लेट टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी वापस आ जाती है, न्यूक्लियोलस भी वापस आ जाती है, ईआर और गोल्गी बॉडी भी वापस आ जाती है। जैसे इंटरफेज वाली कंडीशन फिर से वापस आ जाती है। दो न्यूक्लियस बन जाते हैं आइडेंटिकल। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे 4, उतने ही डॉटर सेल में होते हैं, क्वांटिटेटिवली इक्वल। जैसे क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे वैसे ही डॉटर सेल में होते हैं, क्वालिटेटिवली इक्वल। तो 2 डॉटर सेल बनती हैं जो बिल्कुल पेरेंट सेल जैसी होती हैं। क्रॉसिंग ओवर इसमें नहीं होता है। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन से होती है, सेंटर से पेरिफेरी से सेंटर की तरफ, सेंट्रीपिटल। और प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल। आगे देखते कुछ बातें। ये एनसीईआरटी के डायग्राम दे रखे हैं, बहुत अच्छे तो डायग्राम नहीं कह सकते। इसमें देखो, इसमें अर्ली प्रोफेज का ही है, ये लेट प्रोफेज का है। हालांकि इसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखा रखी, लेट प्रोफेज में गायब हो जाती पूरी तरीके से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो जाती है, न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाती है। ये इन्होंने अर्ली प्रोफेज का दिखा रखा है, ये मेटाफेज का दिखा रखा है। ये शुरुआत का मेटाफेज का है, ये जो हमने बनाया। क्रोमोसोम एक लाइन से अलग जाते हैं। हमने इस प्लेन में लगाया था, इन्होंने इस प्लेन में लगाया। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड मेटाफेजिक प्लेट। हमने जो डायग्राम दिया था हमने इस प्लेन में लगाया था, इस डायग्राम में इस प्लेन में, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रोमोसोम एक लाइन से आ जाते हैं, एक बीच में इक्वेटर पे आ जाते हैं, एक लाइन से लग जाते हैं। इस लाइन को हम लोग मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट कर गया क्रोमोसोम, क्रोमैटिड्स अलग हो गए सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब इन्हें डॉटर क्रोमोसोम कहेंगे। देखो इसके अंदर 2 थे, इसके अंदर 2 थे, दोनों अलग हो गए। ये एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, सेंट्रोमियर स्प्लिट करने की वजह से अलग हो गए। तो 4 क्रोमोसोम के 4 सिस्टर क्रोमैटिड इधर, 4 इधर। अब इन्हें सिस्टर क्रोमैटिड थोड़ी ना कहते हैं, अब इन्हें डॉटर क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो भविष्य के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम बनते हैं आगे चल के। एनिमल सेल में जो सेल डिवीजन हो रहा है, क्या बीच में बन रही है? फरो। ये क्या बन रही है? तो फरो बन रही है।
किनारे से बीच की तरफ जाएगी फरो ये, और दो सेल बन जाएंगे, एक सेल ये बन जाएगी, एक सेल ये बन जाती है, इंटरफेस कंडीशन वापस आ जाती है। बहुत अच्छे डायग्राम नहीं दिए हमने, तुमको समझाया है, वो ध्यान रखना। तो प्रोफेज में तुमने देखा, लेट प्रोफेज में गायब हो जाती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर और गोल्गी बॉडी। मेटाफेज में क्रोमोसोम एक लाइन से आ जाते हैं, सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं। एनाफेज में सेंट्रोमियर टूट जाता है, सिस्टा क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं और अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं। और टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, लेट टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्गी बॉडी सब वापस आ जाते हैं, क्रोमोसोम फिर से पतले हो जाते हैं, अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते। इसमें दिखा नहीं रखे, दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं जो बिल्कुल पेरेंट सेल जैसी होती है, क्वांटिटेटिवली इक्वल और क्वालिटेटिवली इक्वल। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का महत्व। माइटोसिस हमने देख ली, माइटोसिस का महत्व क्या है? माइटोसिस प्रोड्यूसेस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। माइटोसिस बिल्कुल एक जैसी दो डॉटर सेल बनाती है, यानी एक पेरेंट सेल से जो दो डॉटर सेल बनती हैं वो बिल्कुल हूबहू एक जैसी होती हैं। अगर पेरेंट सेल 2n है, अगर पेरेंट सेल 2n है और उसमें 4 क्रोमोसोम है, तो डॉटर सेल जो बनेगी वो भी 2n होगी, उसमें भी 4 क्रोमोसोम होंगे। तो डॉटर क्रोमोसोम में क्रोमोसोम पेरेंट सेल के बराबर है, क्वांटिटेटिवली इक्वल। सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंटेन, जीन्स में कोई बदलाव नहीं आता। जो जीन्स का क्रम, जो जीन्स का सीक्वेंस पेरेंट सेल में है वैसे ही सीक्वेंस डॉटर सेल में है, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो होता नहीं। तो जैसे जीन्स लगे हुए हैं पेरेंट सेल में वैसे ही डॉटर सेल में होते हैं, कोई चेंज नहीं होता, क्वालिटेटिवली इक्वल। तभी से माइटोसिस को हम लोग कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि जो दो डॉटर सेल बनती हैं वो हूबहू पेरेंट सेल जैसी होती हैं, इसीलिए माइटोसिस को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। क्वांटिटेटिवली इक्वल भी है, क्वालिटेटिवली इक्वल भी है। यह तो पहला हो गया माइटोसिस का सिग्निफिकेंस। दूसरा देखो, सेल डिवाइड्स टू रिस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। हमने इंटरफेस जब पढ़ा रहे थे पिछले लेक्चर में तो बताया था, सेल डिवाइड करने से पहले ग्रो करती है। जब सेल ग्रो करती है, बड़ी होती है, तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की तुलना में तेजी से बड़ा हो जाता है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म। तो सेल डिवाइड करने से पहले ग्रो करती है, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों बड़े होते ग्रो करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म की तुलना में तेजी से बड़ा हो जाता है ये, और बढ़ जाता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये इंक्रीज कर जाता है। ये सेल डिवाइड कर जाती है, दो डॉटर सेल बनाती है। दो डॉटर सेल इसने बनाई ताकि फिर से जो बढ़ गया था न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो फिर से वो सही हो जाए। तो दूसरा सिग्निफिकेंस क्या हो गया? सेल जब ग्रो करती है, जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाता है, डॉटर सेल बनने के बाद वो फिर से सही हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। तो सेल डिवाइड्स टू रीस्टोर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेल डिवाइड करके पुनः सही कर लेती है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ जाता है वो फिर से सही हो जाता है डॉटर सेल्स में, इसीलिए सेल डिवाइड करती है माइटोसिस से। दूसरा सिग्निफिकेंस। तीसरा देखो, सेल डिवाइड्स टू रिस्टोर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। एक बड़ी सेल का सरफेस एरिया, ये एक बड़ी सेल का सरफेस एरिया कम होता है वॉल्यूम की तुलना में। देखो, सेल जब ग्रो करती है तो सरफेस एरिया उतनी तेजी से नहीं बढ़ता जितना वॉल्यूम बढ़ता है, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो घट जाता है। बड़ी सेल का सरफेस एरिया वॉल्यूम की तुलना में कम होता है, तो इसी वजह से सेल डिवाइड कर जाती है डॉटर सेल में। जो सरफेस एरिया कम हो गया है वो फिर से सही हो जाता है छोटी सेल में, क्योंकि छोटी सेल का सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। तो अगर पूछा जाए, एक बार सवाल आया है, बड़ी सेल का सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपैरिजन में या छोटी सेल का सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपैरिजन में किसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है? कहोगे छोटी सेल का। छोटी सेल का यानी डॉटर सेल का सरफेस एरिया वॉल्यूम की तुलना में ज्यादा होता है।
तो जब सेल बड़ी होती है तो सरफेस एरिया कम होने लग जाता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में। वो डिवाइड करके दो डॉटर सेल इसलिए बनाती है ताकि फिर से जो सरफेस एरिया कम हो गया था वो फिर से सही हो जाए, यानी डॉटर सेल में सरफेस एरिया फिर से बढ़ जाता है। तो तीसरा सिग्निफिकेंस क्या हो गया? सेल डिवाइड्स टू रीस्टोर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। डॉटर सेल्स हैव मोर सरफेस एरिया देन पेरेंट सेल। डॉटर सेल का सरफेस एरिया पेरेंट सेल से ज्यादा होता है, वॉल्यूम के कंपैरिजन में देखा जाता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। बड़ी सेल का सरफेस एरिया एज कंपेयर टू वॉल्यूम कम हो जाता है, तो सेल इसीलिए डिवाइड करती है कि सरफेस एरिया जो कम हो गया फिर से वो सही हो जाए, क्योंकि डॉटर सेल का सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। अब तुम देखो, इसका सरफेस एरिया निकालो पेरेंट सेल का, और डॉटर सेल का इसका और इसका दोनों का सरफेस एरिया निकालो, तो इन दोनों डॉटर सेल का जो सरफेस एरिया है वो पेरेंट सेल से ज्यादा होगा, पेरेंट सेल से ज्यादा। तो डॉटर सेल्स हैव मोर सरफेस एरिया देन पेरेंट सेल। जो हम छोटे से बड़े हो जाते हैं ग्रोथ होती है, हमारे टिश्यू में रीजनरेशन होता है लीवर वगैरह में, और हमारे बॉडी के अंदर जो रिपेयरिंग वगैरह होती है सब माइटोसिस से होती है। तो एनिमल्स में ग्रोथ, रीजनरेशन, रिपेयर वगैरह माइटोसिस से होता है। ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है। सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की जो अपर लेयर है हमारी, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये उखड़ती रहती है ना, मोल्टिंग होती है। सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ स्किन, अपर लेयर ऑफ स्किन हमारी डेड लेयर है स्ट्रेटम कॉर्नियम। इनर लाइनिंग ऑफ गट, आंत के अंदर की दीवार, आंतों के अंदर की दीवार, इनर लाइनिंग ऑफ गट। एंड ब्लड सेल्स आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आर कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड बाय माइटोसिस। ये लगातार पुरानी खत्म हो जाती, नई बनती रहती है माइटोसिस से। तो हमारी जो ये अपर लेयर ऑफ स्किन है स्ट्रेटम कॉर्नियम, सांप में देखोगे, सांप में तो केचुल उतरती है, अपर लेयर ऑफ स्किन है, वो निकल जाती, दोबारा फिर से बन जाती है माइटोसिस से। हम लोग में भी होता, हम लोग में इतना स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता। तो सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ स्किन हम लोग में, इनर लेयर ऑफ गट और ब्लड सेल्स, ये लगातार नई बनती रहती हैं, पुरानी गायब हो जाती हैं, उनकी जगह नई आ जाती हैं, माइटोसिस के जरिए बनती है। प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, पौधे जिंदगी भर ग्रो करते रहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। पौधों में हमेशा ग्रोथ होती रहती है। 500 साल पुराना बरगद का पेड़ भी ग्रो करता रहता है मेरिस्टेम की मदद से। ये मेरिस्टेम कहां पाए जाते हैं? शूट की टिप पर और रूट की टिप पर पाए जाते हैं। प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जिनकी वजह से पौधे जीवन पर्यंत ग्रो करते रहते हैं, हमेशा ग्रो करते रहते हैं। एनिमल्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज नहीं होते हैं, तो एनिमल्स में ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है। तो प्लांट्स में ग्रोथ हमेशा होती रहती है, ओपन है। एनिमल में ग्रोथ जो होती है वो क्लोज्ड है, ये ध्यान रखना। ठीक से देखो, तो प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम, एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम। पौधों में एपिकल मेरिस्टेम होते हैं जिससे पौधे की लंबाई बढ़ती है, और लेटरल मेरिस्टेम होते हैं जिससे पौधे की चौड़ाई बढ़ती है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। पौधे जीवन पर्यंत ग्रो करते रहते हैं मेरिस्टेम की मदद से। मेरिस्टेम्स आर एब्सेंट इन एनिमल, एनिमल्स में मेरिस्टेम नहीं होते हैं। तो एनिमल्स में एक समय ग्रोथ आकर के रुक जाती है, स्टेशनरी, जितनी सेल्स बन रही हैं उतनी ही मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो फिर से देखते हैं सिग्निफिकेंस माइटोसिस का। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनती हैं। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में होते हैं, क्वांटिटेटिवली इक्वल। जैसी पेरेंट सेल होती है वैसे ही डॉटर सेल होती है, सेम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जीन्स में कोई बदलाव नहीं होता, क्वालिटेटिवली इक्वल। सेल क्यों डिवाइड करती है? क्योंकि जब सेल ग्रो करती है तो बढ़ जाता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसको रिस्टोर सही करने के लिए, रिस्टोर यानी सही करने के लिए सेल डिवाइड कर जाती है और फिर से नॉर्मल हो जाता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। सेल क्यों डिवाइड करती है माइटोसिस में? क्योंकि बड़ी सेल का सरफेस एरिया कम हो जाता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, इसीलिए सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाती है ताकि जो सरफेस एरिया कम हो गया था फिर से सही हो जाए। ग्रोथ होती है, रीजनरेशन, रिपेयर, ये सब माइटोसिस के जरिए होती है बेटा। अपर लेयर ऑफ स्किन, इनर लेयर ऑफ गट और ब्लड सेल्स, ये लगातार पुरानी खत्म हो जाती, नई बनती रहती है माइटोसिस के जरिए। पौधे जिंदगी भर ग्रो करते रहते हैं क्योंकि उनके पास मेरिस्टेम है। एनिमल्स में ग्रोथ रुक जाती है
क्योंकि उनके पास मेरिस्टेम नहीं होते, उनके पास मेरिस्टेम नहीं होते। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो दे रखे हैं, ये ध्यान रखना। उसमें एक एनसीईआरटी का भी पॉइंट है, कुछ हमने अलग से दिए हैं। माइटोजेंस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट प्रमोट माइटोसिस। वो सब्सटेंसेस जो माइटोसिस को प्रमोट करते हैं, यानी बढ़ावा देते हैं, उन्हें माइटोजेंस कहते हैं, जो माइटोसिस को इंक्रीज कर देते हैं। जैसे साइटोकाइनिन सेल डिवीजन यानी माइटोसिस को इंक्रीज करता है, और स्टेरॉइड्स होते हैं, ये भी सेल डिवीजन को बढ़ा देते हैं, माइटोसिस को बढ़ा देते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो माइटोसिस की रेट को बढ़ाते हैं वो माइटोजेंस कहलाते हैं, जैसे साइटोकाइनिन्स और स्टेरॉइड्स। माइटोटिक पॉइजन, वो सब्सटेंसेस जो माइटोसिस को रोक देते हैं, इनहिबिट करते हैं। जो बढ़ाते हैं वो माइटोजेंस है, जो रोक देते हैं वो माइटोटिक पॉइजन है। सब्सटेंसेस दैट इनहिबिट माइटोसिस आर नोन एज माइटोटिक पॉइजन। वो सब्सटेंसेस जो माइटोसिस को रोक देते हैं उन्हें माइटोटिक पॉइजन कहते हैं। जैसे कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन स्पिंडल को तोड़ देगा और माइटोसिस को रोक देता है, हमने बताया था, मेटाफेज पे ध्यान देना। एजाइड्स जो होते हैं ये भी माइटोसिस को रोकते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो माइटोसिस को रोकते हैं, कॉल्चिसिन और एजाइड, उन्हें कहते हैं माइटोटिक पॉइजन। सी माइटोसिस, कॉल्चिसिन इंड्यूस्ड माइटोसिस इज नोन एज सी माइटोसिस। वो माइटोसिस जो कॉल्चिसिन की वजह से रुक जाती है, प्रभावित हो जाती है, वो सी माइटोसिस है। दो शब्द ध्यान रखना, एक है सिनोसिटिक और दूसरा है सिंसीशियम। ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, बाकी बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो बातें ध्यान रखना। कौन सी दो बातें? एक तो लिखा सिनोसिटिक कंडीशन और दूसरा लिखा है सिंसीशियम। सिनोसिटिक और सिंसीशियम दोनों ही मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है। एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस का होना। जब एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं, इसे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं, या इसे सिनोसिटिक कहते हैं, या सिंसीशियम भी कहते हैं। दोनों में अंतर क्या है जरा देखो। कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस हो और साइटोकाइनेसिस ना हो और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाए, एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाएं, क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हुई यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज तो हुई, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो जाते हैं, कैरियोकाइनेसिस हुई लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, ऐसी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को सिनोसिटिक कहते हैं। यह हमको दिखाई पड़ती है लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, नारियल के पानी में। नारियल का जो पानी पीते हो वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, उसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो कि कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, इसकी वजह से बन रही है, उसको बोलते हैं सिनोसिटिक। ये हमको लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट नारियल पानी में देखने को मिलती है, फंगस में देखने को मिलती है, फंजाई कवक में, राइजोपस। राइजोपस तुम्हारा देखोगे इसके अंदर ढेर सारे न्यूक्लियस दिखाई पड़ते हैं इसके हाइफी में। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जिसमें कैरियोकाइनेसिस हो लेकिन साइटोकाइनेसिस ना हो, उसे सिनोसिटिक कहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी इसे सिंसीशियम लिखती है। एनसीईआरटी कंसीडर सिनोसिटिक कंडीशन एज सिंसीशियम। अगर पूछा जाए सवाल तो तुम सिनोसिटिक मत लगाना, ये तो हमने बता दिया तुम्हें। एनसीईआरटी इसको सिनसीशियम कहती है। कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एनसीईआरटी के हिसाब से ये सिनसीशियम गए, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन कहलाती है सिनसीशियम। लेकिन सही है सिनोसिटिक जो हमने तुम्हें बताया, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से लगाना तुम सिनसीशियम। सिनसीशियम का मतलब कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, और जो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनती है उसे हम सिनसीशियम कहते हैं, जैसे लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट और राइजोपस। एनसीईआरटी जिसे सिनसीशियम कह रही है, मैंने उसे सिनोसिटिक कहा है, तो मेरी बात मत मानना। एनसीईआरटी ने जो लिखा सिनसीशियम लगा देना। मेरे हिसाब से सिनसीशियम का मतलब यह होता है, नीचे दे रखा है मेरे हिसाब से सिनसीशियम, सिन का मतलब होता है फ्यूजन। मान लो ये 5 सेल थी, सब में एक एक न्यूक्लियस था, ये 5 सेल फ्यूज कर गई। सिन का मतलब होता है फ्यूजन, सिन का मतलब फ्यूजन होता है। ये 5 सेल आपस में फ्यूज कर गई, सबके न्यूक्लियस यहां आ गए, 1 2 3 4 5 न्यूक्लियस हो गए, ये बन गई सिनोसिटिक कंडीशन।
ऐसी सिनोसिटिक कंडीशन, सिनोसिटिक मत लिखो या लिख सकते हो, ऐसी मल्टी न्यूक्लिएट या सिनोसिटिक कंडीशन जो सेल के फ्यूजन से बनती है उसे सिनेस्थीशियम कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सेल, 5 सेल थी, सारी आपस में फ्यूज कर गई, सिन का मतलब फ्यूजन, और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो बन गई इसको हम कहते हैं सिनेस्थीशियम। ये एस्कैरिस की बॉडी वॉल में देखने को मिलती है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, उसे हम सिनेस्थीशियम कहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी इसको क्या लिख रहा है? सिनेस्थीशियम। एनसीईआरटी सिनोसिटिक की जगह क्या लिख रहा है? सिनेस्थीशियम। इसका मतलब यहां पर एनसीईआरटी लिख रहा है कैरियोकाइनेसिस तो हो रही है, न्यूक्लियर डिवीजन तो हो रहा है, लेकिन सेल डिवीजन नहीं हो रहा, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है। इसकी वजह से जो मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन बन रही है उसको एनसीईआरटी कहती है सिनेस्थीशियम। हमने कहा सिनोसिटिक, तो एनसीईआरटी को मानना सिनेस्थीशियम। और इसका उदाहरण लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट और राइजोपस। ये तो लेक्चर हो गया बेटा माइटोसिस। एक या कभी कभी 2 सवाल भी आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से समझ करके याद कर लेना। दैट्स ऑल, थैंक यू।